मानता हूं कि ईडी के ऑफिस पे जिस तरीके से ममता बनर्जी गई और फाइल ली, ये तानाशाही है। मैं कह रहा हूं, ये मैं कहना चाह रहा हूं कि क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी जो है, उस प्राइवेट कंपनी के फाइनेंशियल इरेगुलरिटी पे ईडी ने छापा मारा, वहां ऑफिस में अपने आईजी डीआईजी अपने शासन प्रशासन को लेके जाना। जब वही बंगाल में जब बनता है बाबरी मस्जिद का निर्माण होता है, आप कुछ नहीं बोलती, वहाँ पे शांत रहती है। वही बंगाल में माता काली की नंगी तस्वीरें चलाई जाती हैं, आप कुछ नहीं बोलते हैं, आप शांत रहते हैं। उल्टा ये कहती हैं कि बेटियों को तो 9 बजे के बाद बाहर निकलना ही नहीं चाहिए, यानी अपने ही स्टेट में अपना ही फेल्योर खुद बता रही हैं कि 9 बजे के बाद बहन बेटियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए। मैं ममता बनर्जी को घोषित रूप से ये कहना चाहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी से और विनम्रता पूर्वक कि ममता बनर्जी जी केवल और केवल एंटी हिंदू फिलॉसफी पर काम कर रही हैं। क्या जब बंगाल के लोग काटे जाएंगे हिंदू वहाँ के, तब भारतीय जनता पार्टी इमरजेंसी लगाएगी? क्या जब महिलाओं बहनों बेटियों के साथ रेप होगा तब इमरजेंसी लगाएगी बीजेपी? क्या केंद्र सरकार तब जागेगी जब वहाँ से हिंदू बचेंगे ही नहीं? नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरीके से आपने देखा कि बंगाल में ममता बनर्जी के हाथों में कुछ फाइलें हैं, वो फाइलें ईडी ने छीन ली, लेकिन ममता बनर्जी का कहना है कि हमारे पास कुछ ऐसा है जो तुमने केंद्र सरकार में अमित शाह जी जो हैं, जो गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं और नोटी होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो फाइलें कब्जा कर ली, उन्होंने जो ईडी भेजी, हमारे पास भी कुछ ऐसा है कि अगर हमने वो खुलासा कर दिया तो बीजेपी और केंद्र घबरा जाएगा, हिल जाएगा। फिलहाल हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स हैं और इनसे बात करेंगे कि आखिर में बंगाल की क्या स्ट्रेटेजी है, क्या पॉलिटिक्स है, क्योंकि ममता बनर्जी खुद एक लॉयर हैं। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि लॉयर बहुत सारे कानून जानता है और वो बचकर निकल जाता है। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम एडवोकेट विशाल सिंह है। आपका नाम क्या होगा? शिवम तिवारी। आपका नाम? सूरज कुमार झा। आपका नाम? आशीष पांडे। क्या कहना चाहोगे सर, जिस तरीके से ममता बनर्जी जो हैं वो उनके पास बताया जा रहा है कि ईडी की रेड पड़ने के बाद ममता बनर्जी के पास कुछ ऐसा है कि बीजेपी हिल जाएगी? नहीं, देखिए, मेरा मानना है कि ममता बनर्जी ने बहुत ही असंवैधानिक काम किया है और ऐसे कार्य को करने के बाद सुप्रीम कोर्ट को और प्रेसिडेंट को वहाँ पे प्रेसिडेंशियल लगा देना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, क्योंकि यह कहीं से दिख रहा है सामने से कि ये संविधान की हत्या करने का काम कर रही हैं। जब एक संवैधानिक बॉडी एक प्राइवेट जगह पे कहीं कोई अपना सर्च ऑपरेशन कर रही है और वहाँ से उनको कुछ डॉक्यूमेंट लेना है, तो ममता बनर्जी एज ए मुखिया, एक राज्य की मुख्यमंत्री होते हुए डीआईजी और आईजी की टीम लेकर जाती हैं और उनसे पूरा डॉक्यूमेंट छीन रही हैं, उनसे पूरा पेन ड्राइव ले रही हैं और सीडी ले रही हैं। ये बहुत ही गलत है। जब ऐसे मुख्यमंत्री करने लगेंगे और हर राज्य के लोग ऐसे करने लगेंगे तो फिर कैसे सरकार चलेगा, कैसे देश चलेगा? दूसरा चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि बंगाल में ही ऐसी क्यों चीज़ें हो रही हैं कि कभी सीबीआई को मारा जाता है, कभी ईडी को मारा जाता है, कभी दूसरे के साथ झड़प होता है, और राज्यों में क्यों ऐसा नहीं हो रहा है? ममता बनर्जी अब ममता बनर्जी नहीं रह गई है, ममता बानो हो गई हैं और ममता बानो बांग्लादेश के इशारे पे और पाकिस्तान के इशारे पे चल रही हैं। ये चाहती हैं कि बंगाल को एक अलग देश बना दिया जाए, जो कि होने वाला नहीं है। और मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें कॉग्निजेंस लेना चाहिए और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए केंद्र से कहना चाहिए, क्योंकि जब आप देखेंगे कि वहाँ पे महिलाओं को, बेटियों को, पत्रकारों को, अभी 2 पत्रकार को मैंने देखा था कि बांध रहे थे पोल से, और दीपू दास के साथ जो घटना की गई बांग्लादेश में, वही घटना करने के लिए किया जा रहा था। तो ऐसे मामलों में मेरा मानना है कि बंगाल की सरकार को राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। दूसरा काम करना चाहिए कि पूरे देश, पूरे बंगाल में एसआईआर और एनआरसी और सीए को लागू करना चाहिए, घुसपैठियों को बाहर करना चाहिए, और जब स्थिति सामान्य हो तभी चुनाव कराने चाहिए। ऐसे चुनाव का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये लोग चुनाव के नाम पर सिर्फ धोखाधड़ी कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ईडी भेजना, वो भी बंगाल में जो चुनाव अब आने वाले 3-4 महीने बाद चुनाव है, ये तानाशाही है? बिल्कुल तानाशाही, और यह संविधान के मूल भावनाओं के खिलाफ है और भारतीय संघवाद जो है, जिसमें राज्य और केंद्र मिल के काम करते हैं, उसके मूल खिलाफ है। मैं चाहूंगा कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और विपक्ष की नेता आपात बैठक करना। ईडी की रेड मारना तानाशाही है? नहीं, मैं ये मानता हूं कि ईडी के ऑफिस पे जिस तरीके से ममता बनर्जी गई और फाइल ली, ये तानाशाही है। मैं कह रहा हूं, ये मैं कहना चाह रहा हूं कि क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी जो है, उस प्राइवेट कंपनी के फाइनेंशियल इरेगुलरिटी पे ईडी ने छापा मारा, वहाँ ऑफिस में अपने आईजी डीआईजी अपने शासन प्रशासन को लेके जाना ममता बनर्जी का ये मूल संविधान के मूल भावनाओं के खिलाफ, संघवाद के खिलाफ है। इस पे 356 तुरंत लग के, क्योंकि राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो संवैधानिक जो वहाँ पे प्रक्रिया है वो खत्म हो रखा है। वहाँ पे आए दिन मर्डर होते, आए दिन रेप हो रहे हैं। एक चीज़ बता दो, टीएमसी के भी कुछ सवाल हैं, आपने तो अपने सवाल जवाब रख दिए। टीएमसी कहती है भाजपा में भ्रष्टाचारी नहीं है क्या? भाजपा के लिए तो ईडी पहुंचती नहीं है, किसी भी दफ्तर नहीं पहुंचती, किसी भी कार्यालय नहीं पहुंचती। ये जो ईडी है, ये विपक्ष के पास ही क्यों चली जाती है? नहीं, अगर ये टीएमसी का सवाल है, ममता बनर्जी का सवाल है, उसके लिए लोकायुक्त, लोकपाल है, उनके वहाँ वो शिकायत करें
प्रॉपर फोरम में शिकायत करेंगे तब तो होगा। सिर्फ एलिगेशन लगा देने से कि आप चोर हो तो चोरी के लिए बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पे होता है। अगर आप क्रिमिनल लॉ ये इन्होंने जो लोक आयोग बोला, हमारी जनता जानना चाहती है कि आखिर में क्या हो सकता है ऐसा। जी, इस पे मेरा कहना है कि वो आईपैक एक प्राइवेट संस्थान है। क्या ममता बनर्जी मानती हैं कि आईपैक उनकी सरकार का संस्थान है? दूसरा चीज मैं कहना चाहता हूं कि जो आईपैक है वो चुनाव को करवाता है, उनके पास डाटा होती। मनी लॉन्ड्रिंग का केस हुआ था एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पे, अगर मनी लॉन्ड्रिंग का केस होता है तो सीबीआई और ईडी क्या उस पे छापा नहीं मार सकती है? क्या यह भाग मानती है ममता बनर्जी अपना आईपैक का और उनका गठबंधन हुआ है तब तो मनी लॉन्ड्रिंग का अगर कोई केस बनता है तो ममता बनर्जी पे भी बनना चाहिए। तीसरा चीज मैं कहना चाहता हूं, जो उनका आरोप है कि ईडी और सीबीआई के छापे, तो अगर ऐसा कोई पेन ड्राइव उनके पास है, ऐसा कोई सीडी उनके पास है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट मर गया है? उनको आना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में भरना चाहिए। ये सिर्फ विपक्ष का एक चाल है कि हमारे पास, ऐसे ही अरविंद केजरीवाल कहते थे कि शीला दीक्षित के खिलाफ हमारे पास पूरे पन्ने हैं, ऐसे ही अखिलेश यादव कहते हैं, ऐसे ही राहुल गांधी कहते हैं कि एसआईआर में मुझे पता है कि किसका किसका नाम काटा जा रहा है। ये रही पेन ड्राइव, ये रहा पर्चा, लेकिन किसी को न तो बताएंगे। और जब मीडिया के कुछ बुद्धिमान पत्रकार इनसे पूछेंगे कि ऐसी अगर बात है और लोकतंत्र खतरे में है तो आप क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते, तब इनका जवाब आता है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है लोकतंत्र को बचाना। तो विपक्ष का नेता होने के नाते एक सवाल का जवाब भी दे दो। आपने कहा कि ईडी बहुत न्यूट्रल है, ईडी और आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आपने लोक आयोग को कुछ लोकायुक्त बोला था। लोकायुक्त, हाँ, इंग्लिश में क्या होता है मैं भूल। लोकायुक्त बॉडी होता है, लोकपाल होता है, ऑम्बुड्समैन होता है। ठीक है, मेरे को एक चीज बताइए सर कि ईडी जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर जो आती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री में बैठी ही निर्मला सीतारमण है। तो ये कहा जा रहा है कि निर्मला सीतारमण के इशारों पर, भाजपा के इशारों पर विपक्ष को वहाँ साधा जा रहा है। अगर आपको लग रहा है कि हमने घपला पहले से कर रखा था तो ये आज ही क्यों याद आया? अरे 3-4 साल पहले कर लेते, अब इलेक्शन आ गए हैं तो इसीलिए अब तुम ईडी भी भेज रहे हो। जी, इस पे मैं जवाब दूंगा। आईपैक जो संस्थान है वो प्रशांत किशोर और जैन साहब मिलकर चला रहे थे और पूरे बंगाल में अभी चुनाव की जिम्मेदारी टीएमसी की तरफ से उन्होंने लिया है। इसी के बीच कोई मनी लॉन्ड्रिंग का फाइल करता है केस और कहता है कि ये आईपैक के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है, तब जांच हुआ है। ऐसा नहीं है कि 3-4 साल पहले चुनाव की तैयारी हो रही थी, 3-4 साल पहले से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी। अभी चुनावी माहौल है, चुनाव वहां पर है और चुनाव में पैसा वितरित करने के लिए ऐसी चीजों को, संसाधनों का किया जा रहा था। मेरा ये कहना है, जो टीएमसी के लोग ये पूछ रहे हैं, क्या किसी एक राज्य के मुख्यमंत्री को यह शोभा देता है कि डीआईजी और आईजी की टीम लेकर ईडी और सीबीआई पर हमला करे, उनके डॉक्यूमेंट्स को छीने और वहां की जनता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करे जैसा ममता बनर्जी करती हैं? बिल्कुल भी नहीं। एक मुखिया को कम से कम थोड़ी सी डिग्निटी अपनी मेंटेन रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसे मामलों में जब वही बंगाल में जब बनता है, बाबरी मस्जिद का निर्माण होता है, आप कुछ नहीं बोलती, वहाँ पे शांत रहती है। वही बंगाल में माता काली की नंगी तस्वीरें चलाई जाती हैं, आप कुछ नहीं बोलते हैं, आप शांत रहते हैं। वही बंगाल के अंदर हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, मुर्शिदाबाद में हो चाहे संदेश खाली में हो, कैसे बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कुछ नहीं बोलती, बल्कि उल्टा ये कहती हैं कि बेटियों को तो 9 बजे के बाद बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। यानी अपने ही स्टेट में अपना ही फेल्योर खुद बता रही हैं कि 9 बजे के बाद बहन बेटियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए। आपको क्या लगता है कि मतलब ये जो ममता बनर्जी के साथ जो हुआ वो सही हुआ? जैसा कि मेरे सीनियर्स ने बताया, हाँ। मैं ममता बनर्जी को घोषित रूप से ये कहना चाहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी से और विनम्रतापूर्वक कि ममता बनर्जी जी केवल और केवल एंटी हिंदू फिलॉसफी पर काम कर रही हैं। एंटी हिंदू घोषित रूप से कह रहा हूँ। बनर्जी ब्राह्मण है वो उससे मतलब नहीं भाई। आप उनका कंडक्ट रिकॉर्ड देखो। हाँ। आप पश्चिम बंगाल में कितना पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स हो रही है, आप उसको देख सकते हो। ग्राउंड रियलिटी है वो तो। हाँ। हिंदुओं पर अत्याचार खामोश, हिंदुओं का नरसंहार खामोश, बाकी हिंदुओं की बहन बेटियों का बलात्कार खामोश, बाकी चीज़ों पर कहाँ गई वो? अगर ईडी पर तथाकथित उनके आईपैक पर छापा पड़ता है तो जो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो भी गैर कानूनी काम करेगा, उस पर ईडी सीबीआई हर चीज़ का छापा पड़ना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई गलत नहीं है। आपने कहा कि ममता बनर्जी एंटी हिंदू है जी। हो सकता है कि जो अपोजिशन हो, अपोजिशन मतलब बीजेपी, ठीक बात, वहाँ पर बंगाल में अपोजिशन बीजेपी है, वो शायद हो सकता है कि देश के लिए हो, हिंदुत्व के लिए हो, आपकी विचारधारा के अकॉर्डिंग। मुझे एक बात बताइए, मुर्शिदाबाद में एक जेनोसाइड हुआ वक्फ के नाम पर। जेनोसाइड करने वाले अलग मजहब से थे और जिनका जेनोसाइड हुआ वो अलग धर्म से थे। आपको नहीं लगता कि अगर जो अपोजिशन है बीजेपी है, अगर वो चाहती तो राज्य सरकार में इमरजेंसी लगाकर उनका जेनोसाइड रुकवा देती?
और कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है, लेकिन उन्होंने अपने वोट बैंक के चक्कर में उन हिंदुओं का भी जेनोसाइड होने दिया। मैं इसका जवाब देता हूं आपको। इसका जवाब हालांकि बीजेपी के प्रवक्ता से लेते थे, आप तो ज़्यादा बेहतर देते। मैं बीजेपी का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, लेकिन मेरा स्वविवेक ये कहता है कि आप इसी पैरेलल पर आप 19 जनवरी 1990 की घटना क्यों भूल जाते हैं? जम्मू कश्मीर से 7.5 लाख कश्मीरी हिंदुओं को मार के भगा दिया गया, उस पर खामोश क्यों रही? उस पर खामोश क्यों रही? और ये आपने जो कहा वो बहुत सही कहा। हम कश्मीर पर बाद में आएंगे, हम बंगाल पर रहते हैं, और मेरा सवाल सीधा सीधा ये था, और लोगों का सवाल है कि इमरजेंसी लगाकर क्यों मुर्शिदाबाद में हिंदुओं का जेनोसाइड नहीं रुकवाया? क्योंकि कोई भविष्य की चीजें घटना देख नहीं सकता, वो ऑफिस बियरर बीजेपी को हो या कांग्रेस के हो, कुछ भी हो। आप इन फ्यूचर क्या होने वाला है केवल और केवल आप परसेप्शन ही तो डिसाइड करते हो कि क्या होगा, ऐसा घटना से क्या होगा क्या नहीं, लेकिन क्या होगा एग्जैक्ट में ये तो घटना होने के बाद ही पता चलता है। बीजेपी को लोग भगवान तो है नहीं कि इन फ्यूचर क्या होने वाला है ये पता चल जाएगा, तो वो कैसे इमरजेंसी लगा देते? और इमरजेंसी की भी एक प्रोविजन है, उसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म है उसका। ऐसे आप थोड़ी ना कुछ भी लगा दोगे, कहीं भी लगा दोगे, उसके लिए कोर्ट है, कोर्ट डिसाइड कर देगा फिर आप अगर गलत रहेंगे तो। आखिरी सवाल सर, इन्होंने बहुत कहा कि मतलब कोर्ट डिसाइड करेगा, ये सब चीज़ें करेंगी, फ्यूचर का नहीं पता। जैसे कि ये मेरे से सीनियर है और मैं तो लॉयर भी नहीं हूँ, मैं तो पेशे से यूट्यूब जर्नलिस्ट हूँ। मान के चलिए कि ये जो बोल रहे हैं मैं इनका मुंह पकड़ लूं और इन्हें मैं नीचे लेकर चला जाऊं, और इनकी जो फ्रीडम है, जो इनकी आवाज़ें बोलने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वो मैं दबा दूं, तो एक परसेप्शन तो ये होगा कि मैंने इनकी आवाज़ दबाई। दूसरा परसेप्शन ये होगा कि मैंने इनकी आवाज़ दबाई, मेरे ऊपर केस हो गया, क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का उल्लंघन है। आर्टिकल 19 मेरे मूल अधिकारों को, इनके मूल अधिकारों को छीना जा रहा है। आप क्या करोगे? आप रोना गाओगे कि इसका मुंह दबा दिया, इसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी छीन ली, या फिर आप केस करोगे? नहीं, सबसे पहले तो मैं अपना सेल्फ प्रोटेक्शन करूंगा, और सेल्फ प्रोटेक्शन करने के बाद मैं केस करूंगा। जहां तक इमरजेंसी की बात है, मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार में इससे भूल हुई है। इमरजेंसी बंगाल में अभी भी लगाना चाहिए, बहुत पहले लगा देना चाहिए था। इसमें कोई ये इफ और बट नहीं है, क्योंकि जब आप देखेंगे कि वहां से हिंदू भाग रहे हैं, वहां लोगों को जो है नरसंहार किया जा रहा है, वोट देने नहीं दिया जा रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, रेप हो रहा है, पूरे गांव के साथ रेप हो रहा है, और वहां लोग खुड़े सांड के तौर पर घूम रहे हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र की सरकार को बहुत पहले इमरजेंसी लगा देना चाहिए था। और मैं अभी भी कह रहा हूं कि अभी ज्यादा देर नहीं है। क्या जब बंगाल के लोग काटे जाएंगे हिंदू वहां के, तब भारतीय जनता पार्टी इमरजेंसी लगाएगी? क्या जब महिलाओं, बहनों, बेटियों के साथ रेप होगा तब इमरजेंसी लगाएगी बीजेपी? क्या केंद्र सरकार तब जागेगी जब वहां से हिंदू बचेंगे ही नहीं? तो ऐसी स्थिति में मेरा मानना है कि अभी भी समय है, केंद्र सरकार को इमरजेंसी लगा देना चाहिए।